हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री हैव बीन यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमारे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो इसमें आप देखिए कि क्लीनलीनेस की बात अगर हम करते हैं तो द मटेरियल्स लाइक सोप, डिटर्जेंट, household bleaches, toothpaste, etc. will come to your mind and look towards the beautiful clothes. Immediately chemicals of the synthetic fiber used for making clothes and the chemicals giving colors to them will come to your mind. तो ये सारी चीज़ें हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल करते हैं। सफाई की बात करते हैं तो सोप्स, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे जहन में आती है। कपड़ों की बात करते हैं तो बहुत सारे जो है ब्यूटीफुल सिंथेटिक मटेरियल के बने हुए जो कपड़े आते हैं, और साथ ही साथ जो उन कपड़ों को कलर करने के लिए जो है बहुत सारे जो है सिंथेटिक कलर्स हमारे जो है माइंड के अंदर जो आते हैं। इसी तरह से फूड मटेरियल की बात की जाए तो अगेन अ नंबर ऑफ केमिकल्स अबाउट विच यू लर्न इन द प्रीवियस यूनिट विल कम इन योर माइंड। तो यहाँ पर जो है बात देखिए कि इसके पहले चैप्टर में हमने जो है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, लिपिड्स वगैरह हमने जो स्टडी किया था। ये सारी चीज़ें जो है हमारे फूड मटेरियल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, और ये सब के सब जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे फूड मटेरियल के अंदर जो है नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से आप यहाँ देखोगे कि अगर हम जो है बीमार पड़ते हैं, हम जो है बहुत सारी डिसीज़ अगर जो हमको होती है तो इसके अंदर भी जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को हम एज ए मेडिसिन और ड्रग्स जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि एक्सप्लोजिव्स लाइक फ्यूल्स, रॉकेट प्रोपेलेंट्स, बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल एट्सेट्रा ऑल आर द केमिकल्स, एंड केमिस्ट्री हैज़ influenced our life so much that we do not even realize that we come across chemicals at every moment. तो हम जो है देखिए हमारे अतराफ़ की जितनी भी चीज़ें, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, हर जगह पर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी केमिकल सब्सटेंस का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। ये सारे के सारे केमिकल सब्सटेंसेस से हम जो है घिरे पड़े हैं। यहाँ तक कि हमारी अपनी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे जो है केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। बहुत सारी जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस इसके अंदर जो है होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये सारे के सारे केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और हम डेली यूज़ में भी बहुत सारी चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी जो है कुछ ना कुछ जो है केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री इन 3 इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एरियाज़ लाइक मेडिसिन्स, फूड मटेरियल्स एंड क्लींजिंग एजेंट्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो स्टडी करेंगे: मेडिसिन्स, फूड मटेरियल्स एंड क्लीनलीनेस। ये 3 जगहों पर जो है कौन कौन से केमिकल्स हमारे लिए जो है ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर जो स्टडी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो स्टडी करते हैं पहले वाला जो टॉपिक जिसको हम मेडिसिन्स कहेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए जनरली हम इसको जो है ड्रग्स का नाम देंगे। तो पहले हम जो स्टडी करेंगे ड्रग्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ड्रग्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो ड्रग जो है सिंपली ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। दीज आर द केमिकल्स ऑफ लो मॉलिकुलर मासेस नियरली अबाउट 100 to 500 यूनिफाइड मास। इसके जो है मॉलिकुलर मास जो होगा दैट इज़ नियरली इक्वल टू 100 to 500 यूनिफाइड मास। तो ये जो लो मॉलिकुलर मास वाले जो है केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, एंड दीज इंटरेक्ट विद मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो ये ड्रग का जो है फंक्शन होता है, ये ड्रग का जो है इंपॉर्टेंस होता है। ठीक, तो व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज़ थेराप्यूटिक एंड यूजफुल द केमिकल्स आर कॉल्ड एज मेडिसिन्स। ये थेराप्यूटिक एक्शन अगर होता है इसके अंदर इस केमिकल सब्सटेंसेस के लिए, तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है अगर थेराप्यूटिक और यूज़फुल होता है तो इन केमिकल्स को हम जनरली नाम देंगे मेडिसिन, एंड आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीजेस।
तो इन केमिकल सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं मेडिसिन्स। तो जनरली आप एक सीधी सादी बात समझ लीजिए कि इसके अंदर जो है कोई एडिक्शन नहीं होता है, नो एडिक्शन। इसी तरह से आप जनरली देखिए कि इसके अंदर जो है बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि इट हैज़ नो एडिक्शन, नो साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये जो है सेफ भी होते हैं यूज़ करने में। तो इन सब्सटेंसेस को, इन केमिकल सब्सटेंसेस को आप जो है मेडिसिन जो है कह सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स यूज्ड एज द मेडिसिन आर पोटेंशियल पॉइजन्स एंड इफ़ टेकन इन डोजेस हायर देन दोज रिकमेंडेड। तो यहाँ पर जो ड्रग्स जो है आप देखोगे जनरली तो ड्रग्स जो होते हैं ये एडिशन कॉज करते हैं। पेशेंट अगर उस डिसीज़ से अच्छा भी हो जाए, ठीक भी हो जाए, फिर भी जो है उसको उस चीज़ के जो है उस मेडिसिन के इस्तेमाल करने की जो है आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है। तो हम उसको जो है नाम देते हैं कि इट कॉजेस एडिक्शन। और जनरली ये ड्रग जो है कुछ उसमें जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस ये पॉइजनस नेचर के भी होते हैं और इसका बहुत ज़्यादा जो यूज़ होता है वो हार्मफुल हो सकता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम जो है नाम देंगे ड्रग्स। तो इस तरह से केमिकल सब्सटेंसेस, मेडिसिन और ड्रग्स ये दोनों का फंक्शन सेम है। दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिसीजेस। बस ध्यान रखना है कि मेडिसिन जो है ये कोई एडिक्शन शो नहीं करता है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, इसको यूज़ करना जो है सेफ़ होता है। लेकिन ड्रग्स जो होते हैं ये एडिक्शन भी कॉज करते हैं, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जनरली ये पॉइजनस नेचर के भी होते हैं और प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ दीज ड्रग्स मे कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन। और इसी तरह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। तो ये बात जो है दोनों का डिफरेंस जो है आपको याद रखना है। मेडिसिन्स किसको कहते हैं और ड्रग्स किसको कहते हैं, दोनों का फंक्शन सेम है। दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिसीजेस। चलिए देखते हैं कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हम यहाँ पर जो है ध्यान रख इसको जो है देखें कि यूज़ ऑफ केमिकल्स इन द थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट आर कॉल्ड एज कीमोथेरापी। तो केमिकल सब्सटेंसेस को हम जो है थेराप्यूटिक यूज़ यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस के लिए हम यहाँ पर जो है इसको लेते हैं। तो सच केमिकल्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस, तो यहाँ पर जो है इस टेक्निक को या इस थेरापी को हम जो है नाम देते हैं कीमोथेरापी। तो सिंपली कीमोथेरापी इज़ द प्रोसेस इन विच केमिकल सब्सटेंसेस आर यूज फॉर द थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट। तो ये जो है कीमोथेरापी हुआ, ठीक। तो ये छोटी छोटी जो है कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको हम ड्रग्स और मेडिसिन जो है कह सकते हैं। चलिए अब आते हैं मेन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स को जो है अलग अलग मोड्स पर जो है क्लासीफाई किया गया है, उनके एक्शन के बेसिस पर, उनके स्ट्रक्चर वगैरह के बेसिस पर। तो सबसे पहले देखिए कि ड्रग्स कैन बी क्लासीफाइड मेनली इनटू डिफरेंट क्राइटेरिया। तो इसके अंदर जो है पहला क्राइटेरिया होगा ऑन द बेसिस ऑफ फार्मेकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। पहली जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फार्मेकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। अब देखते हैं कि फार्मेकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की बेसिस पर मेडिसिन्स को या ड्रग्स को हम किस तरह से जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। एंड दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द फार्मेकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग एंड इट इज़ यूजफुल फॉर द डॉक्टर्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम द होल रेंज ऑफ ड्रग्स available for the treatment of particular type of the problem. For example, analgesics have pain killing effect, antiseptics kill or arrest the growth of microorganisms. तो ये जो है फार्मेकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की बेसिस पर ड्रग की जो है क्लासिफिकेशन है। जैसे एग्जांपल है एनाल्जेसिक्स, इसको सिंपली आप नाम दीजिए पेन किलर। तो ऐसे जो है बहुत सारी जो है मेडिसिन्स हैं जो फार्मेकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पर, यानी वो जो कौन से डिसीज़ के लिए स्पेशली यूज़ हो रही है, उसको जो है कौन से स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए जो है ट्रीटमेंट के तौर पर जो है यूज़ कर रहे हैं, तो उन ड्रग्स को हम जो है नाम देंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फार्मेकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, ये पहली टाइप की जो है क्लासिफिकेशन हुई। दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। चलिए देखते हैं सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। अब ड्रग एक्शन क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं।
तो इसमें क्या होगा कि इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस के ऊपर उस मेडिसिन का या ड्रग का जो है क्या एक्शन होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, उस बेसिस पर हम यहाँ पर जो है ड्रग्स को क्लासीफाई कर रहे थे। तो इसमें क्या होगा, एक एग्जांपल देखिए, ऑल हिस्टामाइंस इनहिबिट द एक्शन ऑफ द कंपाउंड हिस्टामाइन विच कॉजेज द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। तो यहाँ पर जो आप देखिए, हिस्टामाइन एक जो है सब्सटेंस है, इसके अगेंस्ट जो मेडिसिन जो है वर्क करती है उसको हम नाम देंगे एंटी हिस्टामाइंस। तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो क्या करता है कि ये एंटी हिस्टामाइन जो होते हैं दे इनहिबिट द एक्शन ऑफ द कंपाउंड हिस्टामाइन विच कॉजेज द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है वो हिस्टामाइन की वजह से होता है। तो इस हिस्टामाइन के इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है उसके अगेंस्ट काम करने वाली जो मेडिसिन है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जो हिस्टामाइन के ज़रिए से हो रहा है, उसको हम इन्फ्लेमेशन कह रहे हैं। और इस इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए जो केमिकल सब्सटेंसेस एज ए मेडिसिन यूज़ होती है उसको हम एंटी हिस्टामाइंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है तरीके होते हैं जिसमें हम जो है हिस्टामाइन को जो है रोक सकते हैं, उसके जो है प्रोसेस को, जो इन्फ्लेमेशन का है उसको हम जो है रोक सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी जो है मेडिसिन होती है जो डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को जो है इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ जो है नुकसान होता है। तो ऐसे बायोकेमिकल प्रोसेसेस को रोकने वाली जो मेडिसिन होती है वो मेडिसिन जनरली हम जो कहेंगे कि दे आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक, तो पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए जो है पर्टिकुलर मेडिसिन जो है वर्क करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। मेडिसिन का जो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इट इज़ बेस्ड on the chemical structure of the drug, and drugs are classified in this way, share the common structural feature and often have similar pharmacological activity. For example, sulfonamides have common structural feature that is given in the structure like this. ये जो है सल्फोनामाइड है जिसमें आप देखोगे इस टाइप के जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको आप जो है सल्फोनामाइड्स कह सकते हो। यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन को आप किसी अल्किल ग्रुप के साथ जो है रिप्लेस कीजिए तो ये इसकी जो है डेरिवेटिव्स हो जाएगी, और इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है जनरली सल्फा ड्रग्स कहलाते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सल्फोनामाइड्स। तो ये मॉलिक्यूल जो है सल्फोनामाइड्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है इसकी डेरिवेटिव्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो है आर ग्रुप जो है आपको डिफरेंट मिलेगा। तो ये जो है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो है इन मेडिसिन को जो है क्लासीफाई किया है। तो ये सल्फोनामाइड्स है, इसी तरह से बहुत सारी जो है कीटो ड्रग्स है, इसी तरह से बहुत सारी जो है एसिडिक ड्रग्स होती है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सारी जो है मेडिसिन होती है जो क्लासीफाई की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्लासीफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट्स। फोर्थ क्लासिफिकेशन हम बता रहे हैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट्स। अब मॉलिकुलर टारगेट्स के बेसिस पर हम जो है ड्रग्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो ध्यान से सुनिए कि ड्रग्स यूजुअली इंटरैक्ट विद बायोमॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये जो मेडिसिन होती है या ये जो ड्रग्स होती है ये जो है कुछ बायोमॉलिक्यूल्स को जो है टारगेट करती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज टारगेट मॉलिक्यूल्स। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब के सब जो है बायोमॉलिक्यूल्स हैं, और इन सारे बायोमॉलिक्यूल्स को आप जो है टारगेट मॉलिक्यूल जो है कह सकते हो। तो इन टारगेट मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है एक्ट करने वाली जो मेडिसिन या जो ड्रग्स होगी उसको हम नाम देंगे द ड्रग्स विच आर
एक्टिंग ऑन द मॉलिकुलर टारगेट्स। तो ये जो है एक क्लासिफिकेशन हमारी जो बनती है। इसी तरह से यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ड्रग्स पजेसिंग सम कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स में हैव द सेम मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑन द टारगेट। तो ये पर्टिकुलर जो है मैकेनिज़्म जो है टारगेट पर जो है रखती है एक्शन का, तो वो मैकेनिज़्म जो है हम बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हैं। तो फ़िलहाल वो मैकेनिज़्म हमारी इस सिलेबस के अंदर जो है नहीं, इसलिए हम उसके ऊपर जो है डिस्कशन नहीं करेंगे। तो द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सेम मैकेनिज़्म, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर टारगेट इज़ द मोस्ट यूज़फुल क्लासिफिकेशन फॉर द मेडिसिनल केमिस्ट। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये क्लासिफिकेशन है जो मेडिसिनल केमिस्ट जो है इसको यूज़ करते हैं, जो मॉलिकुलर टारगेट के बेसिस पर जो है ड्रग्स को क्लासीफाई किया है। ठीक है, आप देखते हैं कि ड्रग टारगेट इंटरेक्शन जो है किस तरह से होता है। तो लुक हियर, जो हम मॉलिकुलर टारगेट जो है कंसिडर कर रहे हैं, तो ड्रग टारगेट इंटरएक्शन, ये ड्रग टारगेट इंटरएक्शन जो है किस तरह से होता है, ये मैकेनिज़्म जो है क्या होगा हम आपको जो है बताते हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। तो ये जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे जो है फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो बायोलॉजिकल ओरिजिन से जो है बिलोंग करते हैं। ठीक, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे फंक्शन जो है प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड एज एंजाइम्स। तो ये एंजाइम, जैसे हमने इसके पहले वाले चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स में आपको बताया था कि ऑल द एंजाइम्स आर नथिंग बट द प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। तो इनको जो हम जनरली क्या कहते हैं, एंजाइम्स। एंड दोज विच आर क्रूशियल टू कैरी द पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। न्यूक्लिक एसिड्स have coded genetic information for the cell, and lipids and carbohydrates are the structural parts of the cell membrane, and we shall explain the drug target interaction with the examples of enzyme and receptors। तो यहाँ पर जो हम ये जो ड्रग टारगेट का जो इंटरेक्शन है वो एंजाइम और रिसेप्टर की मैकेनिज़्म और उसके एग्जांपल के ज़रिए से आपको जो है बताते हैं। तो इसमें जो है ध्यान रखिए कि एंजाइम एज ड्रग टारगेट हम यहाँ पर जो यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम लेते हैं एंजाइम एज ड्रग टारगेट। ड्रग जो है ये एंजाइम पर जो है टारगेट करेंगे, तो इसके बेसिस पर हम यहाँ पर जो है मैकेनिज़्म आपको शो करते हैं। तो इसमें जो है पहला मैकेनिज़्म हम आपको बताएंगे, दैट इज़ द कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स। कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है उसको कैटालाइज करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं, दोज केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज बायोकैटलिस्ट एंड जनरली दे आर रिफर्ड एज एंजाइम्स। तो इसके अंदर देखिए क्या होगा कि द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज़ टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। सबस्ट्रेट को जो है होल्ड करके रखना किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए, ये जो है एक पहला फंक्शन है एंजाइम्स का। तो एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम्स होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन अ सुटेबल पोजीशन सो दैट इट कैन बी अटैक्ड बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली। तो ये पर्टिकुलर जो है मॉलिक्यूल को जो है क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। तो ये जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को होल्ड करेगा ताकि आसानी के साथ कोई भी रिएजेंट मॉलिक्यूल उसके साथ में रिएक्ट हो सके। तो इसमें क्या होगा कि द सबस्ट्रेट होल्ड to the active site of the enzyme through a variety of interactions such as ionic bonding, hydrogen bonding, van der Waal interactions और डायपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि एक पर्टिकुलर एंजाइम हमारे पास है। आपकी बुक में जो डायग्राम है उसको मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एंजाइम। इस तरह से आपकी बुक में ये फिगर जो है 3 डायमेंशन में शो किया है, तो आप इसको जो है कह सकते हो दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ द एक्टिव साइट, दिस इज़ कॉल्ड एज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो है एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट जो इस एक्टिव साइट में बिल्कुल आकर जो है सही फिक्स हो जाए, उसी शेप का जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा। तो आप देखिए इस शेप का है तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भी जो है बिल्कुल इसी शेप का आएगा।
मैं इसको जो है शेडेड बता देता हूँ। दिस मॉलिक्यूल इज़ द सबस्ट्रेट। अब क्या होगा कि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है इस एंजाइम की एक्टिव साइट में आकर जो है फिक्स होगा और इस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है फॉर्म होगा, जिसको आप जो है एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट भी कह सकते हो। तो एंजाइम होल्डिंग द सबस्ट्रेट अब जो है आपको कैसा मिलेगा, लुक हियर, एंजाइम होल्डिंग द सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट भी बिल्कुल इसी शेप का आपको मिलेगा, लाइक दिस। तो ये एंजाइम यहाँ पर इस एक्टिव साइट जो एंजाइम जो एक्टिव साइट जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है एग्जैक्टली आकर उस जगह पर जो फिक्स होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट। तो ये जो है आपको मिलता है। फिर द सेकंड फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज़ टू प्रोवाइड द फंक्शनल ग्रुप्स दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट द केमिकल रिएक्शंस। दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन तो हमने ये बता दिया कि ये एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट के लिए बिल्कुल वैसे ही शेप का जो है एक्टिव साइट जो है प्रोड्यूस करता है, ताकि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इस एंजाइम के ज़रिए से आसानी से होल्ड हो सके। और इस होल्डिंग के लिए जो है बहुत सारी जो है बॉन्डिंग होती है, जैसे कि इंटरैक्शंस होती है, जिसको आप सिंपली आयोनिक बॉन्डिंग कह सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हो, वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो, या सिंपली ये डायपोल डायपोल इंटरैक्शन भी हो सकती है। और दूसरा जो इसका फंक्शन होता है एंजाइम का, it is to provide the functional groups that will attack the substrate and carry out the chemical reaction। तो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जो प्रोड्यूस करना, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन जो इसमें आसानी के साथ प्रोसीड हो सके। तो ये जो है पहला जो है एंजाइम का जो है एक्शन आपको मिलता है। उसके बाद जो है दूसरा देखिए, ड्रग एंजाइम इंटरैक्शन जो है किस तरह से होता है। ड्रग एंजाइम इंटरैक्शन हम जो है आपको बता रहे हैं। तो ड्रग एंजाइम इंटरैक्शन में आपको क्या मिलेगा कि द ड्रग्स इनहिबिट एनी ऑफ द अबव मेंशन एक्टिविटीज़ ऑफ द एंजाइम्स। जो ऊपर की ये एक्टिविटी हमने बताया, जैसा कि वो एंजाइम को जो है एंजाइम जो है एक्टिव साइट प्रोड्यूस करेगा, जिस पर जो है सबस्ट्रेट आकर जो है फिक्स बैठेगा, या फिर ये कोई फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करेगा जिसके ज़रिए से कोई केमिकल रिएक्शंस होगी। तो ये जो है एंजाइम हमारे पास में है। तो दिस कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर क्या होगा कि ड्रग मॉलिक्यूल जो है क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ जो है compete करेगा और वो आकर जो है एक्टिव साइट पर खुद अपनी जगह जो है प्रोवाइड कर लेगा, जिसकी वजह से अब सबस्ट्रेट जो है उस एंजाइम पर जो है आकर अपनी कोई एक्टिविटी शो नहीं कर सकेगा। तो इसमें क्या होगा कि द एंजाइम प्रिवेंट द बाइंडिंग, यहाँ पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एंजाइम्स होते हैं, जो ड्रग्स मॉलिक्यूल होती है जो आकर एंजाइम के साथ जो है एक्ट होने जा रहे हैं, तो दीज कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट और कैन इनहिबिट द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अब यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस जगह पर जो है एंजाइम के ऊपर जो है कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर जो है फिक्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ ड्रग मॉलिक्यूल आकर अपनी जगह यहाँ पर जो है प्रोवाइड पजेस कर लेगा, जिसके वजह से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ पर आ नहीं पाएगा। और उसके वजह से क्या होगा कि इट कैन इनहिबिट द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम एंड सच ड्रग्स आर कॉल्ड एज एंजाइम इनहिबिटर्स। अगर यहाँ पर जो है ड्रग मॉलिक्यूल आ जाता है, बजाय एंजाइम के ड्रग मॉलिक्यूल आ जाता है, तो हम इस चीज़ को जो है नाम देंगे कि इस ड्रग को हम नाम देते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको इसको जो है डायग्राम से शो कर रहा हूँ। तो देखिए आपके पास में ये एंजाइम है जिसके ऊपर जो है इस तरह की एक्टिव साइट है। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक जो है आपके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, दिस इज़ द सबस्ट्रेट, और इसी तरह से बिल्कुल दूसरा मॉलिक्यूल जो आपको मिलेगा, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग। तब बजाय सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के आने के इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर जो है ये ड्रग मॉलिक्यूल आकर जो है अपनी पोजीशन जो है ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एंजाइम का जो है कैटालाइटिक एक्शन जो है इनहिबिट होगा। इसलिए हम यहाँ पर जो है इन ड्रग्स को जो है नाम देते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। इस ड्रग को हम जो है नाम दे रहे हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। तो ड्रग इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट ऑन एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इन टू डिफरेंट वेज। दो अलग अलग तरीक़ों से जो है ये ड्रग क्या करता है, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम को इनहिबिट करता है।
तो आप देखिए इसमें जो है दो अलग अलग तरीके क्या हैं। पहला जो इसमें मेथड होगा कि ड्रग्स compete with the natural substance for their attachment on the active site of the enzyme and such drugs are called as competitive inhibitors। जैसे मैंने आपको बताया जस्ट अभी ये वाली फिगर, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। उसके बाद जो है आप देखिए ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, मैं उसको शेडेड बता रहा हूँ, और यहाँ पर जो है ये जो शेडेड नहीं है, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग। तब क्या होगा, बजाय सबस्ट्रेट के ड्रग आकर जो है इस एक्टिव साइट पर जो है फिक्स आ जाएगा, बैठ जाएगा यहाँ पर। तो आप जो है यहाँ पर इस तरह से देखते हो, ये ड्रग मॉलिक्यूल है, दिस इज़ द ड्रग मॉलिक्यूल, और ये एंजाइम मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर आकर जो है ये फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम इसको नाम देंगे, दिस इज़ कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, तो ये ड्रग मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर होगा, तो ड्रग ब्लॉक्स द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। अब ये ड्रग जब यहाँ पर आ गया तो एंजाइम की एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई, अब कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये पहले टाइप का जो है एक्शन इसमें आपको जो मिलता है। दूसरे टाइप का जो एक्शन होगा, सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट। इस जगह पर जो है ड्रग आएगी नहीं, एक्टिव साइट पर नहीं आएगी, लेकिन क्या होगा कि इस एक्टिव साइट पर जो है दूसरा मॉलिक्यूल आकर जो है फिक्स हो सकता है। तो लेकिन इसकी वजह से क्या होगा कि दिस बाइंड टू अ डिफरेंट साइट ऑफ द एंजाइम विच इज़ कॉल्ड एज एलोस्टेरिक साइट। तो से फॉर एग्जांपल ड्रग सपोज इस शेप का आपको जो है मिलता है, तो एंजाइम जो है यहाँ पर इस जगह पर जो है ये इस तरह की जो है एक साइट प्रोड्यूस करेगा। इस साइट को हम नाम देंगे एलोस्टेरिक साइट। तो ये ड्रग क्या करेगा, इस एलोस्टेरिक साइट पर जो है आकर जो है फिक्स हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान रखिए, दिस बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर एट एलोस्टेरिक साइट चेंजेस द शेप ऑफ द एक्टिव साइट इन सच वे दैट द सबस्ट्रेट कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ये ड्रग मॉलिक्यूल इस एलोस्टेरिक साइट पर आएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो एक्टिव साइट की जो पोजीशन है, उसके जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। और देखिए से फॉर एग्जांपल एक्टिव साइट का जो शेप है वो इस तरह से बदल गया, और इस पोजीशन पर जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कह रहे हैं, इस पोजीशन पर ये ड्रग आ गया, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ ड्रग। अब यहाँ पर आप देखिए चेंज्ड एक्टिव साइट। अब जब एक्टिव साइट चेंज हो गई, अब देखिए शेप इस तरह से बदल गया, शेप इस तरह से बदल गया, लेकिन सबस्ट्रेट का शेप ये है, उसको जो है इस तरह की साइट चाहिए। तो ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, इस जगह को जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, और इसके साथ में इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का जो है कोई भी एक्शन नहीं होगा। तो इनहिबिटर ऑक्यूपाइंग द एलोस्टेरिक साइट, इसको जो है आप ड्रग इनहिबिटर कहिए, जो अदर देन एक्टिव साइट जो है यहाँ पर जो है अटैच हो रहा है। तो इसको हम नाम दे रहे हैं एलोस्टेरिक साइट। तो इस एलोस्टेरिक साइट पर ये इनहिबिटर जिसको हम ड्रग करें वो आकर जो है यहाँ पर बाइंड होगा। एंड इफ़ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एन एंजाइम एंड एन इनहिबिटर इज स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो इट कैन नॉट बी ब्रोकन ईजिली, ये आसानी के साथ जो है ब्रेक नहीं होगा। एंड देन द एंजाइम इज़ ब्लॉक्ड परमानेंटली, और इस वजह से क्या होगा कि अब ये एंजाइम जो होगा ये परमानेंटली जो है ब्लॉक हो जाएगा, इसके ऊपर जो किसी भी सबस्ट्रेट का जो है रिएक्शन नहीं होगा। वजह क्या है कि यहाँ पर इसका जो है जो एक्टिव साइट है उसका शेप जो है चेंज हो गया, जिसको हम यहाँ पर जो है कह रहे हैं चेंज एक्टिव साइट, ये शेप जो है बदल जाएगा, और इस तरह से ये एंजाइम जो है अब क्या होगा, ये परमानेंटली ब्लॉक्ड हो जाएगा। एंड द बॉडी देन जनरेट्स द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एंड सिंथेसाइज द न्यू एंजाइम। अब इसकी वजह से क्या होगा कि अब बॉडी हमारी बॉडी के अंदर जो है अब नया एंजाइम जो है ये जनरेट होगा, नया एंजाइम जो है ये फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, जिसमें ड्रग और एंजाइम का एक्शन जो है किस तरह से हो रहा है वो हमने शो किया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, जो दूसरे टाइप का एक्शन जो होता है ड्रग्स का, उस एक्शन को हम नाम देंगे रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स। रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स। अब यहाँ पर जो रिसेप्टर्स को हम जो है ड्रग टारगेट यूज़ करते हैं, तो रिसेप्टर्स आर द प्रोटीन्स
दैट आर क्रूशियल टू बॉडीज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये जो है प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी के कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ दीज आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे जो प्रोटीन्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। तो रिसेप्टर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन इन सच वे दैट देयर स्मॉल पार्ट possessing active site projects out of the surface of the membrane and opens on the outside region of the cell membrane। तो आप देखिए यहाँ पर जो हम एनिमल सेल अगर कंसिडर करते हैं तो दिस इज़ द एनिमल सेल। इस सेल के अंदर जो है बहुत सारे जो है इसके जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स हैं और जो है बहुत सारे इसके जो है पार्ट्स होते हैं। आपने जो है बायोलॉजी के अंदर जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल जो स्टडी किया होगा तो आप देखिए कि ये आउटर सेल मेम्ब्रेन जो आपको दिखती है इसको हम जो है मैग्नीफाई करते हैं। इसको जब मैग्नीफाई करते हैं तो आप देखिए कि आपको यहाँ पर जो है कुछ ऐसे जो है एक्टिव साइट्स मिलते हैं जिसको आप रिसेप्टर्स कहोगे, जो सिंपली जो है एंजाइम्स होते हैं तो सॉरी प्रोटीन्स होते हैं। तो देखिए वो इस तरह से होंगे। आप इस पोर्शन को जो है इनलार्ज कीजिए, इसको मैग्नीफाई कीजिए तो देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ये जो है प्रोटीन्स मिलेंगे। तो ये सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है मैग्नीफाई करके जो है आपको शो करते हैं। तो ये बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर्स, इसको हम जो है नाम देंगे दिस इज़ बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर। इसको हम जो है बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर कह रहे हैं। उसके बाद जो है आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर जो है आप इसको शो कीजिए लाइक दिस। ये इस तरह से आउटर सरफेस है सेल मेम्ब्रेन की। दिस इज़ कॉल्ड आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद जो है आप देखिए कि रिसेप्टर प्रोटीन है ये, दिस इज़ कॉल्ड एज रिसेप्टर प्रोटीन। यहाँ पर जो है बहुत सारे इस तरह से जो है कुछ टिश्यूज़ आपको जो है मिलेंगे लाइक दिस। तो ये आपको जो है आउटर सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। उसके बाद जो है इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आपको यहाँ नीचे की तरफ मिलेगी। लाइक दिस। आपकी बुक में ये डायग्राम बना हुआ है, आप इसको जो है और अच्छी से वहाँ से जो है स्टडी कर सकते हो। तो इस तरह से जो है ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हमने जो है मैग्नीफाई करके इसका जो है एक सेक्शन आपको जो है शो किया। दिस इज़ कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। इसको जो है जनरली हम नाम देंगे सेल मेम्ब्रेन। तो आप देखिए कि ये जो बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर है, जो रिसेप्टर प्रोटीन है, ये आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बाहर जो है निकला हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए कि किस तरह से होगा। इन द बॉडी मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड दैट बिटवीन द न्यूरॉन्स टू मसल। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो मैसेज और इसी तरह से बिटवीन द न्यूरॉन्स टू मसल इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू द सर्टेन केमिकल्स। कुछ केमिकल्स के ज़रिए से ये मैसेज जो है एक दूसरे की तरफ जो है पहुँचाया जाता है। अब इसमें क्या होगा कि दीज केमिकल्स आर नोन एज केमिकल मैसेंजर्स। अब देखिए यही चीज़ को जो है मैं आपको शो करता हूँ किस तरह से यहाँ पर जो है ड्रग एक्शन होगा। तो कुछ मैसेंजर्स होते हैं जो केमिकल के फॉर्म में होते हैं, जो कम्युनिकेशन के सिग्नल्स को जो है सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इसमें क्या होगा कि दिस केमिकल मैसेंजर्स आर रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन एंड टू अकोमोडेट a messenger shape of the receptor site changes and this brings about the transfer of the message into the cell and the chemical messenger gives message to the cell without entering the cell। तो ये जो केमिकल मैसेंजर होते हैं सेल के अंदर इंटर हुए बिना ये क्या करते हैं, एक्टिव साइट ऑफ द रिसेप्टर सेल होता है उसके साथ अटैच होकर जो कुछ भी मैसेज भेजना होता है वो वहाँ से जो है क्या करते हैं ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो जो मैसेंजर सेल होता है, केमिकल मैसेंजर होता है, वो वहाँ से डिटैच हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको जो है सिंपल ये डायग्राम जो है शो करता हूँ। ये जो है रिसेप्टर प्रोटीन है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ये जो है सेल मेम्ब्रेन है, व्हाटएवर।
ये इसकी जो है एक पर्टिकुलर साइट है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ये आपको दिख रहा है, दिस इज़ द इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये रिसेप्टर प्रोटीन है, इसके ऊपर जो है एक केमिकल मैसेंजर आ रहा है, बिल्कुल इसी के जैसा शेप होगा उसका, इस तरह से ये केमिकल मैसेंजर इसके पास आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज केमिकल मैसेंजर। अब ये केमिकल मैसेंजर जो है इसके साथ अटैच होगा तो बाइंडिंग साइट जो है थोड़ा सा अपना जो है शेप जो है चेंज करेगी, और इस तरह से देखिए ये बाइंडिंग साइट होगी। वही चीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, यही फिगर लाइक दिस, और इसके ऊपर ये केमिकल मैसेंजर जो है आकर अटैच हुआ। अब इसे जो कुछ भी मैसेज देना है वो मैसेज जहाँ न्यूरॉन्स के ज़रिए से जो है ट्रांसफ़र होगा, तो ये मैसेज जो है यहाँ से जो है शिफ्ट होगा अंदर की तरफ, है ना। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि केमिकल मैसेंजर बगैर सेल वॉल में एंटर हुए ये जो है टॉप पर जो है सेल वॉल के बाहर जो प्रोटीन रिसेप्टर प्रेजेंट है उसके साथ अटैच होगा। मैसेज जब कंप्लीट हो जाएगा, जो कुछ भी मैसेज इसके साथ आया है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर से जो है इसका शेप जो है इस तरह से हो जाएगा केमिकल रिसेप्टर का, इस तरह से ये वापस हो जाएगा। जब मैसेज पहुंच गया तो ये केमिकल मैसेंजर फिर से यहाँ से जो है डिटैच हो जाएगा। तो ये केमिकल मैसेंजर यहाँ से जो है अपना डिटैच हो जाएगा और जो मैसेज है वो आगे जो है न्यूरॉन्स के ज़रिए से जो है कन्वे हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर पहला जो डायग्राम है ये वाला, तो इसमें देखिए क्या शो किया है कि रिसेप्टर रिसीविंग केमिकल मैसेंजर, ये केमिकल मैसेंजर जो है रिसेप्टर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। दूसरे डायग्राम के अंदर जो है आपको क्या दिया है, शेप ऑफ द रिसेप्टर चेंजेस आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ द मैसेंजर। मैसेंजर के अटैच होने के बाद जो है ये जो शेप जिस तरह का था ये थोड़ा सा जो है चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर जो ये मैसेज के सिग्नल जा रहे हैं, ठीक, मैसेज के सिग्नल जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद जो है तीसरा जो डायग्राम है, रिसेप्टर रिटेन्स स्ट्रक्चर आफ्टर द रिमूवल ऑफ द केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर जब यहाँ से निकल जाएगा तो रिसेप्टर अपना शेप जो है दोबारा से रिटेन कर लेगा। तो इस तरह से ये जो इसका एक्शन हो रहा है, ठीक। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर्स इन द बॉडी दैट इंटरेक्ट विद डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स। तो ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स को जो है रेस्पॉन्स करते हैं और उसके ज़रिए से जो है उनका जो है इंटरेक्शन होता है। तो दीज रिसेप्टर्स शो द सिलेक्टिविटी फॉर वन केमिकल मैसेंजर ओवर अदर बिकॉज देयर बाइंडिंग साइट्स हैव डिफरेंट शेप। तो केमिकल मैसेंजर जो है पर्टिकुलर प्रोटीन रिसेप्टर के साथ ही इंटरेक्ट करेंगे क्योंकि उनका शेप जो है बिल्कुल उसी के जैसा होता है। कोई सा भी मैसेंजर किसी भी रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट होगा ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो इनके जो है डिफरेंट शेप्स होते हैं, स्ट्रक्चर और अमाइनो एसिड कंपोजिशन जो है डिफरेंट होते हैं, इसलिए वो पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ ही जो है उनका जो है इंटरेक्शन होगा। तो ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड एज एंटागोनिस्ट। ध्यान से सुनिए, किसको कह रहे हैं, ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड एज एंटागोनिस्ट। ऐसी ड्रग जो रिसेप्टर की साइट पर जाकर जो है बाइंड हो जाए और उसके नेचुरल फंक्शन को इनिबिट करती है, ऐसी ड्रग को हम नाम दे रहे हैं एंटागोनिस्ट, ठीक। दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज़ रिक्वायर्ड। जब मैसेज की ब्लॉकिंग जो है रिक्वायर्ड होती है उस वक्त जो है ये यूजफुल होते हैं, ठीक। एंड देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ड्रग दैट mimic the natural messenger by switching on the receptor and these are called as agonist। दूसरे टाइप की जो ड्रग्स होती है उसको हम एगोनिस्ट कहेंगे। क्या होता है इसमें, ध्यान रखिए कि अदर टाइप ऑफ ड्रग दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन receptor and these are called as agonist and these are useful when
देयर इज़ लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर। जब नेचुरल केमिकल मैसेंजर की कमी होती है उस वक्त ये टाइप की जो है ड्रग जो है यूज़फुल होती है, जिसको हम एगोनिस्ट कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये रिसेप्टर ड्रग टारगेट किस तरह से जो है ड्रग का मैकेनिज़्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो है किस तरह से ड्रग जो है डिफरेंट मैसेंजर्स के साथ में या रिसेप्टर्स के साथ में या सिंपली आप उसको एंजाइम के साथ में इनका इंटरेक्शन जो किस तरह से होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आपने समझी। और ये जो है ख़ास ध्यान रखना है कि ये इस तरह के जो है रिसेप्टर सेल्स बनते हैं जो जनरली प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जो है सेल वॉल के बाहर जो है ये प्रोजेक्ट करते हैं, जिसके ज़रिए से ये केमिकल मैसेंजर सेल वॉल के अंदर एंटर हुए बिना जो है अपना फंक्शन जो है करते हैं और यहाँ से जो है डिपार्ट होकर चले जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है ड्रग एक्शन ऑन द रिसेप्टर और ड्रग एक्शन ऑन द एंजाइम, ये दो इसके जो है मैकेनिज़म्स होते हैं। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। अलग अलग जो है ड्रग की क्लासिफिकेशन है, तो उसका थेराप्यूटिक एक्शन मीन्स कौन कौन से डिसीज़ेस के लिए जो है उनको आप जो है यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम जो है स्टडी करने वाले हैं। ओके, वी स्टॉप हियर।